नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने वाले हैं जो मानव सभ्यता के बौद्धिक शिखर और उसके बेहद दुखद अंत की कहानी है। ये किसी राजा या किले की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि तलवार से ज्यादा ताकत ज्ञान में होती है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की। तो चलिए इतिहास की इन परतों को हटाते हैं और ज्ञान के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर जब हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं ना तो ध्यान तुरंत ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की तरफ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब इन संस्थानों का नामो निशान भी नहीं था, जब लंदन और पेरिस बस छोटे मोटे गांव हुआ करते थे, तब भारत दुनिया को यह सिखा रहा था कि गहराई से सोचना कैसे है। वो एक ऐसा वक्त था जब ज्ञान का असली और सबसे बड़ा केंद्र यहां पूर्व में था। इन दो अलग अलग दुनिया की तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 5वीं सदी में जब यूरोप डार्क एजेस यानी अंधकार युग के दलदल में फंसा था, जहां धरती को चपटा माना जाता था और बीमारियों को जादू टोना समझा जाता था, ठीक उसी वक्त भारत अपने स्वर्ण युग में जी रहा था। सम्राट कुमार गुप्त अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई आलीशान महल नहीं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा शहर बसा रहे थे जहां विज्ञान और तर्कशास्त्र की एक बेहद मजबूत नींव रखी जा रही थी। अब इस पैमाने को समझने के लिए बस 10,000 की इस संख्या पर गौर करते हैं। ये दुनिया की सबसे पहली पूरी तरह से रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। 10 किलोमीटर में फैले इस विशाल कैंपस में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक ही छत के नीचे रहते थे। यहाँ लोग चीन, कोरिया, फारस और तुर्की से महीनों का लंबा सफर तय करके आते थे। और एक कमाल की बात बताऊं, हर 5 छात्रों पर एक शिक्षक होता था। एक ऐसा अनुपात जो आज के बेहतरीन आधुनिक संस्थान भी शायद ही हासिल कर पाते हैं। जो बात नालंदा को अपने वक्त से सदियों आगे ले जाती है, वो था इसका पूरी तरह से क्लासलेस यानी वर्गहीन होना। इस कैंपस में कोई वीआईपी कोटा या डोनेशन सीट नहीं होती थी। राजा का बेटा हो या किसी आम इंसान का बच्चा, सबकी हैसियत दरवाजे पर ही छूट जाती थी। सभी के सिर मुंडे होते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे और एक ही पांत में बैठकर खाना खाते थे। यह बौद्धिक योग्यता का एक ऐसा वर्गहीन समाज था जिसकी कल्पना आधुनिक विचारकों ने हजारों साल बाद की। लेकिन हाँ, इस ज्ञान के मंदिर में एंट्री पाना बच्चों का खेल नहीं था। मुख्य द्वार पर एक शख्स खड़ा होता था, नालंदा का द्वारपाल। और ये कोई साधारण सुरक्षा गार्ड नहीं था, बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े विद्वानों में से एक होता था। एडमिशन लेने वाले किसी भी छात्र को सबसे पहले इस द्वारपाल को एक बेहद कठिन शास्त्रार्थ यानी डिबेट में हराना होता था। ये द्वारपाल लॉजिक और पवित्र ग्रंथों पर ऐसे आड़े तिरछे सवाल पूछता था जो अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छुड़ा देते थे। इस एंट्रेंस एग्जाम का लेवल क्या था, ये इस 80% के आंकड़े से साफ समझ आता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने खुद लिखा है कि 10 में से 7 या 8 छात्र तो उसी दरवाजे से वापस लौटा दिए जाते थे। इसका मतलब था कि नालंदा के मेन गेट तक पहुंचकर वहां से फेल होकर लौटना भी उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। सोचिए वहां किस हद की सख्ती थी। और जो खुशनसीब अंदर पहुंच जाते, उन्हें क्या पढ़ाया जाता था? ये कोई आम मठ नहीं था जहां सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होती हो। यहाँ का पाठ्यक्रम बेहद क्रांतिकारी था। हेतु विद्या यानी लॉजिक, मेडिसिन, एनाटॉमी और ग्रामर के साथ साथ यहाँ नास्तिकता और सांख्य दर्शन भी पढ़ाया जाता था। नालंदा का सीधा सा मानना था कि सत्य किसी एक किताब में कैद नहीं है। हर विचार पर संदेह करना और सवाल पूछना, यही वहाँ का असली आदर्श था। इस पूरी यूनिवर्सिटी का दिल कहाँ धड़कता था? धर्मगंज में, जिसे ज्ञान का पर्वत कहा जाता था। ये कोई एक कमरा या छोटी लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 गगनचुंबी इमारतों का एक बहुत विशाल कॉम्प्लेक्स था। लाखों पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां चंदन की लकड़ी के बक्सों में महफूज रखी जाती थीं। असल में ये मानव सभ्यता की एक प्राचीन बैकअप ड्राइव थी। कहते हैं ना, अगर पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाती और सिर्फ नालंदा बच जाता, तो इंसानियत को शून्य से फिर खड़ा किया जा सकता था। इस आर्किटेक्चर की भव्यता का अंदाजा इस 9 नंबर से लगाइए। इस लाइब्रेरी की सबसे मुख्य इमारत थी रत्नोदधि, जो पूरी 9 मंजिला ऊंची थी। उस जमाने में 9 मंजिला इमारत होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लोग कहते थे कि इसकी छतें बादलों को छूती हैं। यहां रात रात भर सैकड़ों विद्वान दियों की रोशनी में बैठकर पुरानी किताबों की नकल तैयार करते थे, ताकि ज्ञान कभी किसी एक जगह तक सीमित ना रहे और कभी नष्ट ना हो। लेकिन कहते हैं, जहां रोशनी जितनी तेज होती है, परछाइयां उतनी ही गहरी होने लगती हैं। यहां से हमारी ये ऐतिहासिक कहानी एक बेहद दुखद मोड़ लेती है।
साल 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर आक्रमणकारी बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके अपने शाही हकीम उसे ठीक नहीं कर सके और वो मौत के मुहाने पर था। हार मानकर उसने नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। ये घटना विज्ञान और अज्ञानता के बीच की बिल्कुल सीधी टक्कर थी। खिलजी ने एक अजीब शर्त रखी कि वो किसी काफिर की दी हुई कोई दवा मुंह से नहीं खाएगा, लेकिन हाँ, उसे ठीक भी होना था। तब आचार्य श्रीभद्र ने एक शानदार मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुरान के पन्नों के कोनों पर एक खास रंगहीन और स्वादहीन औषधि का लेप लगा दिया। जब खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगली को जीभ से लगाता तो वो दवा सूक्ष्म मात्रा में उसके शरीर में चली जाती और कुछ ही दिनों में वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। अब यहां क्या होना चाहिए था? एक आम इंसान हमेशा के लिए शुक्रगुजार हो जाता, लेकिन जब खिलजी को इस सच्चाई का पता चला तो उसके अहंकार और गहरी जलन ने सब कुछ बदल दिया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिन लोगों को वो कमजोर समझता है, उनका ज्ञान उसके अपने हकीमों से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसे डर लगने लगा कि ये आजाद ज्ञान और विज्ञान उसके अपने दबदबे और सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसी घायल अहंकार और डर का अंजाम था साल 1193 का वो भयावह कत्लेआम। खिलजी ने सिर्फ उस वैद्य को नहीं बल्कि ज्ञान के उस पूरे स्रोत को ही मिटा देने का फैसला किया। उसकी सेना ने नालंदा पर सीधा धावा बोल दिया। हजारों निहत्थे छात्र और भिक्षु जो ध्यान में मग्न थे, पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें पूरी बेरुखी से काट डाला गया। दोस्तों, ये कोई युद्ध नहीं था, ये बारूद और बुद्धि के बीच का एक तरफा कत्लेआम था, जहां तर्क को तलवार से हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। इस कत्लेआम के बाद खिलजी ने उस महान लाइब्रेरी धर्मगंज की तरफ देखा और आदेश दिया, जला दो इसे। वो आग कितनी भयंकर रही होगी, इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है कि वो पूरे 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक जलती रही। आसपास के इलाकों के लोगों ने बताया कि उन 3 महीनों तक पूरे मगध के आसमान से जली हुई किताबों की काली राख बिल्कुल बर्फ की तरह गिरती रही थी। सोचिए, उस आग में सिर्फ कुछ पन्ने और स्याही नहीं जल रहे थे, हमारी मानव सभ्यता सदियों पीछे जा रही थी। आर्यभट्ट का वो गणित चल रहा था जिसने दुनिया को शून्य और गुरुत्वाकर्षण समझाया था। सुश्रुत की एडवांस सर्जरी और नागार्जुन का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सब उस आग में राख हो रहे थे। वो सिर्फ किताबें नहीं थीं, वो एक ऐसा भविष्य था जो आज की इस पूरी दुनिया को शायद सैकड़ों साल पहले ही आगे ले जा सकता था। इस बर्बादी ने एक ऐसी गहरी खामोशी पैदा कर दी जो 600 सालों तक नहीं टूटी। नालंदा, जो कभी ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था, अब बस एक खामोश खंडहर और मिट्टी का टीला बन चुका था। उस पूरे क्षेत्र के बौद्धिक जगत में एक ऐसा अंधेरा छा गया कि आने वाली पीढ़ियां भूल ही गईं कि उनके पास कभी इतना बड़ा खजाना भी था। और सच कहूं तो ये सब कुछ भूल जाना ही असल में खिलजी की सबसे बड़ी जीत थी। खैर, महान विचार और सच्ची नीयत कभी पूरी तरह मरते नहीं हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां खुदाई शुरू की और इस विशाल ज्ञान मंदिर को फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसके सदियों बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस जगह को फिर से जीवित करने का एक सपना देखा और आखिरकार 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ एक नया नालंदा विश्वविद्यालय शुरू हुआ। ये अपने आप में विरासत और कूटनीति का एक नया और खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन इतिहास की इस बड़ी त्रासदी से हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, खिलजी भले ही इतिहास बन गया हो, लेकिन उसकी विचारधारा वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। वैचारिक कट्टरपंथ, किताबों पर पाबंदी, यूनिवर्सिटीज पर हमले और आज़ाद ख्यालों को दबाना, ये सब आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। ये खंडर हमें बस एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि ज्ञान और सभ्यता को बनने में सदियों की तपस्या लगती है, लेकिन उसे राख में मिलाने के लिए पागलपन का सिर्फ एक पल ही काफी होता है। इस सेमिनार के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, एक ऐसी सोच जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। क्या हम इस डिजिटल युग में नए खिलजी तो पैदा नहीं कर रहे हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि आज वे घोड़ों पर सवार होकर नहीं आते। वे अब सोशल मीडिया की नफरत, सेंसरशिप और दूसरों के विचारों को खत्म करने की जिद में छुपे होते हैं। असली नालंदा सिर्फ इन ईंटों की इमारतों में नहीं, हमारे खुले दिमाग में बसता है। और जब तक हम सवाल पूछने और अलग विचारों का सम्मान करने की आज़ादी को जिंदा रखेंगे ना, नालंदा कभी नहीं मरेगा। अब ज्ञान के इस मशाल को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है।